चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो कल आपके टेस्ट की डेट है जो 22 अक्टूबर 2022 रखी गई है। शाम को आपका पूरा टेस्ट का जो टाइम टेबल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर लेना और वो जो आपका लिंक है वो 7 से लेकर के अपने 9:30 तक खुला रहेगा, तो आप लोग उसी के अंतर्गत कर लें। और अभी भी यदि कोई टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ा हुआ है तो आप हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला एक वीडियो है, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा किस प्रकार से जुड़ना है। और यदि आपकी तैयारी थोड़ी कम भी है तब भी मैं कह रहा हूँ आप टेस्ट सीरीज से जुड़ोगे, जुड़ते ही अपने आप में गति आनी शुरू हो जाएगी कि यार ये कुछ सिली मिस्टेक हुई है, क्या अपन इससे और अच्छा कर सकते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट आपका एक मोटिवेशन के अंतर्गत लेंगे। इसके अंतर्गत देखो हर व्यक्ति की अलग अलग परिस्थिति है और बहुत सारी समस्याएं, कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक नहीं। तो उन प्रॉब्लम से आपको जूझना है, आपको हर समय पॉजिटिव रहना है। इफ यू कैन स्टे positive in negative situation, then you win every time। देखो यहाँ इसका मतलब यह है कि इफ यू कैन स्टे पॉजिटिव इन ए नेगेटिव सिचुएशन, कितनी भी बुरी से बुरी स्थिति आ जाए, हर व्यक्ति के अलग अलग प्रॉब्लम्स है। किसी के कोई जॉब में है तो उनके वो प्रॉब्लम है कि उसको समय कम मिल रहा है, किसी को लगता है कि मैं कुछ और काम कर रहा हूँ इसके साथ में तो वो दिक्कत आ जाती है, किसी के कोई घरेलू दिक्कत है, किसी के हर व्यक्ति के कुछ न कुछ छोटी मोटी दिक्कत आती है, किसी को कोई शारीरिक समस्या है। तो यदि आज आपने जो कुछ करने की और जो कुछ बनने की जो अपनी भूख है, इसको यदि बरकरार रखना, आपको इस सिचुएशन के अंतर्गत भी यदि आप पॉजिटिव है तब और आपके अंतर्गत वही भूख और वही बरकरार है और आप बिल्कुल टेस्ट दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, समय से सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत इसके अंतर्गत सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकती है। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव लगे रहें, पूरी ताकत के साथ में लगे रहें। अभी तक हमने जो नगर पालिका का राजस्व है जो अपने 101 से लेकर के 140 धाराएं हैं, इसके अंतर्गत अपन ने 120 से लेकर के 130 धाराएं जो पिछले के अंतर्गत पढ़ ली थी उनका भी रिपीट रिवीजन करेंगे और अपने जो नेक्स्ट 131 से लेकर के 140 तक जो आपके टेस्ट के अंतर्गत आने वाली है उनको अपन नए सिरे से पढ़ेंगे और फिर उसका वापस से रिवीजन के बाद में आप उसका कुछ MCQs करोगे। ये पूरी एक प्रोसेस है और प्रोसेस से अपन गुजर के चलेंगे। चलो चलो स्टार्ट कर देते हैं। देखो अब इसका रिवीजन कितना फास्ट होगा। देखो धारा जो 121 है, अपील्स रिलेटिंग टू टैक्सेशन, कराधान से जो संबंधित जो अपील है। अब इससे बात है, इसमें अपने शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत लिख रहा है कर निर्धारण में किसी परिवर्तन के विरुद्ध धारा 130 में जो एक मांग का नोटिस है, वो अभी धारा 130 बाद में आएगा, उसके विरुद्ध अपील कहां पर की जा सकती है। नगर निगम है तो आयुक्त के अंतर्गत, और जो नगर परिषद और जो नगर पालिका बोर्ड है, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड है, वहां कहां होगी, स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उप निदेशक के पास में की जा सकती है। ये देखो अपन ने शॉर्ट नोट्स के हिसाब से इस प्रकार से बनाए हैं। अब यदि इसको और भी शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इसके अंतर्गत ये सिर्फ धारा इतनी लिखी हुई है, आप नगर निगम को NNE कर दीजिए, नगर निगम के अंतर्गत सीधे लिख दीजिए आयुक्त या कमिश्नर कर दीजिए, नगर परिषद NP, नगर पालिका बोर्ड NB, इस प्रकार से, क्योंकि आपको तो पता ही है। तो क्षेत्रीय उप निदेशक, बिल्कुल इतना छोटा भी और आप इसका शॉर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है धारा 122, लिमिटेशन एंड प्रिलिमिनरी डिपॉजिट ऑफ टैक्स क्लेम। लिमिटेशन, किस प्रकार की इसके अंतर्गत लिमिटेशन है और कितना प्राथमिक रूप से उसके अंतर्गत जो टैक्स है जो डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो कोई भी कर निर्धारण की सूचना प्राप्त हो, चाहे कर परिवर्तन हो, चाहे प्रथम मांग हो, इसकी अपील सीमा कितनी है 30 डेज, 30 दिन के अंतर्गत इसकी अपील आपको करनी पड़ेगी। यदि कोई आपको लगता है कि आप पर कर है जो झूठ मूठ में ये सही नहीं है, तब आप इसकी अपील कर सकते हो। परंतु कोई दावा कर जो क्लेम करने वाला है
उस रकम का 25% नगर पालिका के कार्यालय में जमा करानी पड़ेगी। क्योंकि कई बार लोग सिर्फ उलझाने के लिए इस प्रकार के काम करते हैं। ऐसी स्थिति के अंतर्गत नगर पालिका कहती है कि भाई एटलीस्ट आप 25% करा दो, पूरा तो जो झूठ है नहीं, तो 25% आपको कार्यालय के अंतर्गत जमा करानी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, जो 123 है, अब यदि आपने नगर पालिका के अंतर्गत बात की थी, आपने आप पर कर लगा दिया गया है और नगर पालिका ने बिल्कुल ही वो बात झूठ मूठ निकल जाती है, उसमें कर किसी प्रकार का आप पर बनता नहीं है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत अपील का खर्च अपीलकर्ता के सही होने पर अपील का जो विनिश्चय, जो डिसीजन करने वाला जो अधिकारी है, जो उसका डिसीजन करेगा अधिकारी है, वो अपीलकर्ता को 30 दिन में नगर पालिका से खर्च दिलाएगा। कहेगा कि भाई इसको फालतू में परेशान किया गया, इसको परेशान क्यों किया गया है, तो आप इसको खर्च दे दो। यदि ये खर्च नहीं देते हैं, ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो नगर पालिका की निधि बनी हुई है उससे भुगतान करना पड़ेगा। 30 दिन के भुगतान असफल होने पर अपील अधिकारी नगर पालिका निधि से भुगतान करने का आदेश दे सकेगा। नेक्स्ट 124 देखिए, धारा 124 कहती है बार टू जुडिक्शन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स इन मैटर ऑफ टैक्सेशन। कराधान के मामले में सिविल और दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन है। ये यही से ही बात पता चल रही है भाई, इसमें सिविल और जो दांडिक न्यायालय है, जो क्रिमिनल और जो सिविल कोर्ट है, उसका कोई मामला नहीं है भाई। जो इस अपील अधिकारी था जिसके पास में आपने अपील की है, वही बिल्कुल उसका डिसीजन है जो फाइनल रहता है। अतः अपील प्राधिकारी का निर्णय अंतिम रहता है। परंतु अपील प्राधिकारी या तो स्वयं या फिर जिस पे अपील करता है वो आवेदन के 30 मास के भीतर उसका पुनर्विलोकन करे तो उसको करना विधिपूर्ण रहेगा। 3 मास तक ये अपने इसका वापस से इस प्रकार से डिसीजन को अपने चेंज भी कर सकता है। नेक्स्ट देखो, धारा 125। अभी देखो, धारा 125 के अंतर्गत व्यवहार्तियां आ रही है, धारा 125 के अंतर्गत व्यवहार्तियां आ रही है। अभी इसके अंतर्गत और इस प्रकार की व्यवहार्तियां, जब आप धारा अपने साइड आई थिंक 137 है, धारा 137 के अंतर्गत भी इसी सेविंग के बारे में आप लोग वहां पे भी देखोगे किस प्रकार की ये कार्रवाई अपने होती है। वहां पर देखो, कर भुगतान में व्यक्ति का नाम, निवास स्थान, संपत्ति इत्यादि भूल लेखन से गलती हो जाए तो इसके अंतर्गत देखो गलती दोनों के अंतर्गत है। तो जो सेविंग्स है किस प्रकार से इनको किया जा सकता है। देखो, कर वसूलने से संपत्ति का हक नहीं है। अब इसके अंतर्गत देखो बात क्या है, सेविंग कह रहा है व्यक्ति का नाम, निवास स्थान, संपत्ति आदि यदि कोई भी भूल हो गई, आपने किसी को टैक्स करने के लिए कहा भाई राम आपको टैक्स देना है, श्याम आपको टैक्स देना है, नाम थोड़ा सा इसमें कुछ त्रुटि हो गई, यदि कोई निवास स्थान कहीं जगह लिखनी थी जोधपुर और कहीं जगह कोई दूसरी लिख गई, जोधपुर के साथ में जोधपुरा लिख दी, कुछ ऐसी छोटी मोटी त्रुटि हो जाए और संपत्ति के बारे में ऐसी कोई भूल हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि ये टैक्स देगा ही नहीं, टैक्स तो इसको देना ही पड़ेगा। और कर वसूल लिया, ऐसा नहीं कि ये संपत्ति अभी इसकी हो गई है। इस प्रकार की बातें इसके अंतर्गत जो भूल होती है वो इसके अंतर्गत लिखी हुई है। नेक्स्ट 126 देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्लोज लाइबिलिटीज, बाध्यता, दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। भाई बाध्यता कौन होगा, जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी और कर निर्धारक नगरपालिका द्वारा जो प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति लिखित सूचना द्वारा कर का जो उत्तरदायी व्यक्ति है वही बाध्य होगा, जो कर का उत्तरदायी है वही उसका बाध्य होगा। अब कर का उत्तरदायी है, फिर रकम का निर्धारण स्वामी का नाम, पता, जानकारी ले सकता है। भाई जिससे कर लिया जा रहा है यदि नगरपालिका को भी पता नहीं है तो जो कर का उत्तरदायी है, रकम का निर्धारण करने वाला स्वामी का नाम, पते की जानकारी ले सकता है। और यदि वह झूठी जानकारी दे देता है, जानकारी ना देना या असत्य जानकारी देने पर 1000 रुपये का उस पर जुर्माना लग सकता है। देखो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। हमने हालांकि देखो इसको पूरा कंसाइज करके इसके समरी नोट्स बनाए हैं। अब देखो नेक्स्ट देखो, जो धारा 127 क्या कहती है, धारा 127 कहती है करों को वसूल करने का कर्तव्य। करों को वसूल करने का कर्तव्य कैसे, कौन करेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या इसके द्वारा कोई भी प्राधिकरण जो ऑथराइज कर दिया है, इसने ऑथोराइज जो व्यक्ति कर दिया है वो इसके अंतर्गत करों को वसूल करेगा। जो धारा 128 क्या कहती है, प्रेजेंटेशन ऑफ बिल टैक्सेस, कर के इसके अंतर्गत कर के बिल को प्रस्तुत किया जाना। अब कोई भी कर लिया जा रहा है तो उसको सबसे पहले आपको क्या है, कर का बिल दिया जाएगा। भाई आप सामान लेने जाते हैं तो भी क्या दिया जाता है, बिल दिया जाता है कि भाई ये आपको बिल चुकाना है। तो नगरपालिका किराए पर दी गई भूमि या उत्तरदायी व्यक्ति की कोई बकाया राशि है तो भी उसके लिए बिल प्रस्तुत किया जाता है। ये धारा 128 के अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, धारा 129 बिल की अंतर्वस्तु, इस बिल के अंतर्गत कंटेंट क्या रहेंगे, ये भाई बिल लिखा है आपने। अब बिल में क्या क्या चीजें रहेगी, बिल की कालावधि कि आपको इस बिल को इस समय सीमा के अंतर्गत चुकाना, ये आपका टाइम पीरियड है, ये इसकी समय सीमा लिख दी है। फिर उसके साथ में आपकी संपत्ति कौन सी है, संपत्ति
कोई ऑक्यूपेशन है तो वो उस समय की जो परिस्थिति है तो और कोई परिस्थिति लिख दीजिए, और भुगतान न करने पर दायित्व है, क्या आप ये भुगतान नहीं करोगे तो क्या दायित्व रहेंगे। अब यदि आपका गलत है तो आप अपील भी कर सकते हो। अपील कहाँ करनी रहेगी, ये बातें सारी की सारी उसके बिल के अंतर्गत भी चीजें रहेगी कि ये आपको बिल इतने समय के अंतर्गत भुगतान करना है। नेक्स्ट धारा 130 कहती है नोटिस ऑफ डिमांड, मांग का नोटिस। अब इन्होंने क्या किया कि बिल प्रस्तुत करना शुरू कर दिया और मांग का नोटिस 15 दिन में भुगतान इन्होंने नहीं किया तो चौथी अनुसूची के अनुसार मांग का नोटिस जारी किया जाएगा कि भाई ये इसकी आपकी डिमांड है, वो डिमांड आपको भरनी पड़ेगी। अब देखो मुश्किल से हमने 8 मिनट के अंतर्गत ये 10 धाराएं अपन ने रिकॉल कर ली और पूरी उसका होल जो अंदर की चीज है उसको जिस्ट को भी अपन ने देख लिया। तो आप पूरे शिद्दत से इन चीजों को देखते रहे। थोड़ा सा इसको देखो, वीडियो लंबा होगा क्योंकि जो नेक्स्ट है ये धाराएं थोड़ी सी इसमें कंटेंट लंबा है, हालांकि बात इसमें कम ही आएगी पर आपको पढ़ने पूरी इसको है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप दूसरी चीजों में भी खूब टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखो, इसको बड़ा कर देते हैं। किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकता है। देखो इन व्हाट केस वारंट इश्यूज में इशू, भाई वारंट कब जारी किया जा सकता है। वारंट का मतलब क्या है, देखो सीधी सी बात है, यहां पर बात आती है वारंट के बारे में, ठीक ना। वारंट क्या है, अब देखो वारंट एक यदि अपन बात करें तो ये किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकता है। वारंट अपने कई प्रकार के वारंट होते हैं, अब वारंट के अंतर्गत जो अधिकारी उसको वारंट जारी कर दिया कि आपको ये काम करना है, और इस फला व्यक्ति को कई प्रकार के जो वारंट होते हैं उस वारंट के अंतर्गत यदि आप देखोगे तो उसको कोई गिरफ्तारी के भी वारंट होते हैं, यदि सीआरपीसी के अंतर्गत देखोगे तो यदि किसी की संपत्ति को कुर्क करने के उसके भी वारंट होते हैं, किसी भी चीज को जब्त करना है उसके भी उसके वारंट होते हैं, और उस वारंट के द्वारा एक अधिकार पत्र है जिसके द्वारा उसको ताकत मिल जाती है, जो अधिकारी है उसको ताकत मिल जाती है कि ये काम उसको कर सकता है, उसके साथ में वो फोर्स के साथ में काम कर सकता है, फोर्सफुली वो इस प्रकार से कर सकता है। अब बात आती है किन मामलों में इस प्रकार का वारंट जारी किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 130 क्या कह रही है, नोटिस की मांग थी, मांग के नोटिस की तामील किया जाता है जब उसके सिग्नेचर करवा करके इसको कह दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, आपके पास ये इस प्रकार का टैक्स है, तो नोटिस की तामील में 15 दिवस के भीतर यदि उन्होंने कर नहीं चुकाया, ठीक है भाई कर नहीं चुकाया तो कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो, तो उससे पूछा जाता है कि नोटिस की मांगी गई राशि या तो अब यदि वो सीधे जितनी नोटिस के अंतर्गत मांग करी वो पैसे जमा कर देता है तो वारंट जारी नहीं होगा। यदि वो अपने न ही नगरपालिका अधिकारी जिससे नगरपालिका नियम के निमित्त नियुक्त किए गए मुख्य नगरपालिका अधिकारी यदि कोई हो तो समाधानप्रद रूप से कोई कारण बता दे कि भाई ये मेरे कारण रह गया, मेरे घर के अंतर्गत तो घर वाले कोई बीमार थे, मैं कहीं अपने विदेश गया था, फॉरेन गया हुआ था, इसलिए मैं इसको नहीं कर पाया, ठीक है। अब इसमें भी वो यदि संतुष्ट हो जाता तो भी कोई बात नहीं। और यदि कोई वो अपील कर देता है, धारा 121 के उपबंधों के अनुसार वो अपील कर देता है, ऐसी कंडीशंस कर देता है, तब वारंट जारी नहीं होगा। परंतु तो ऐसी राशि वसूल करने में समस्त खर्चे वर्तीकर्मी होता है डिफॉल्टर, जो जिसका दोषी है, किसी संपत्ति की कुर्की या विक्रय के लिए उद्गृहित की जा सकती है उसकी। अब बात ये इनमें नहीं आ रहा है, इस प्रकार की कोई उसने कार्रवाई नहीं की है, तब उसके लिए क्या की जा सकती है, कुर्की भी की जा सकती है। कुर्की उसका मतलब कि उसको बेचानामा भी किया जा सकता है, उसको बेचा भी जा सकता है, उसकी नीलामी लगाई जा सकती है। अब यदि बात आती है जंगम संपत्ति या कुर्की के मामले में, जंगम जो स्थायी संपत्ति है उसके मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा वारंट 5वीं अनुसूची के प्रारूप में, ये देखो आपके 6 अनुसूचियां हैं वो वैसे ही यहां पर क्लियर हो जाएगी, 6 अनुसूचियां हैं वैसे आपको पता चल जाएगा कि इन अनुसूचियों में क्या। देखो 5वीं अनुसूची के प्रारूप में वैसे ही ऐसे से जारी करवाया जाएगा। देखो अपन ने जो धारा 130 पढ़ी थी वहां 4थी अनुसूची थी और यहां अपन पढ़ रहे हैं 5वीं अनुसूची को पढ़ रहे हैं। वैसे ही ऐसे से जारी करवाया जाएगा कि किसी स्थावर संपत्ति की कुर्की के मामले में नगरपालिका द्वारा वारंट ऐसे प्रारूप में जो विहित किया जाए जारी करवाया जाए। इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका को दे किसी राशि की वसूली के लिए अधीन कुर्की या विक्रय के लिए कोई वारंट उस राशि के 3 वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात जारी नहीं हो। अब ऐसा नहीं हो कि वारंट आपका मन पड़े जब भी कर दो, 3 साल तक ये वारंट जारी किया जा सकता है। 3 साल के बाद में वारंट तो जारी नहीं होगा पर उसकी वसूली की जा सकती है, ऐसा नहीं कि उसकी वसूली समाप्त हो जाएगी। तो ये बात यहां पर की गई है। नेक्स्ट देखो धारा 131 में और क्या लिखा हुआ है, नहीं किया जाएगा ऐसा वारंट उस उपधारा के अधीन जारी नहीं किया जाएगा। अब देखो जहां पे भी परंतु आता है उसको अपन ने 5 स्टार लगा रखा है, यहां से क्वेश्चन बनता है भाई,
ठीक नहीं, परंतु 3 वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात नगरपालिका के किसी राशि की वसूली भू राजस्व बकाया की भांति से संबंधित प्राधिकारियों के अनुरोध पर करेगी। भू राजस्व अधिनियम जो 1956 का बना हुआ है, जो 1956 का है, आरएस के सिलेबस के अंतर्गत भी है, जो टेनेसी एक्ट बना हुआ है, इस एक्ट के तहत वो इससे अनुरोध कर सकता है और उससे वसूला जा सकता है। अब कोई भी वारंट जारी होगा, वारंट जारी करने के लिए नगरपालिका अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा, ऐसा नहीं कि बिना हस्ताक्षरित हो जाए। जहां ऐसी संपत्ति नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर हो, वहां वारंट नगरपालिका के किसी अधिकारी को संबोधित किया जाएगा। आप देखो इसमें पढ़ना कैसे है, आप इसके साथ साथ में अंडरलाइन करते रहिए। जहां मैं 5 स्टार या कह रहा हूं उसको आप भी अंडरस्टैंड, उसको 5 स्टार लगा लीजिए। और इसके साथ में यदि आपको भी कोई चीज लगती है, आपकी दृष्टि से कि ये अच्छी है, तो आप उसको 5 स्टार लगा करके नोट कर सकते हैं, साथ साथ में उसका छोटे बिंदु बना सकते हैं। इसीलिए तो ये ओरिजिनल एक्ट पढ़ रहे हैं अपन। देखो, जहां ऐसी संपत्ति जो दूसरी नगरपालिका से संबंधित हो, अब बात आ रही है, ये तो भीतर की थी, तो वहां वारंट नगरपालिका के किसी अधिकारी को संबोधित किया जाएगा। यदि कोई दूसरी नगरपालिका से संबंधित है हो या ऐसे स्थान जो नगरपालिका में नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि नगरपालिका से संबंधित तो कोई मुख्य नगरपालिका अधिकारी या फिर तहसीलदार को संबोधित करते हुए इस प्रकार के जो आदेश जारी किए जाते हैं। परंतु देखो क्वेश्चन बन रहे हैं, परंतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी या तहसीलदार ऐसे वारंट को किसी अधीनस्थ अधिकारी को भी प्रस्तावित कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो नगरपालिका अधिकारी या तहसीलदार ही उसको वारंट को करेगा। अब ये देखो, यहां पर अपन ने क्वेश्चन बनाया, ये बनाया 5 स्टार, यहां पे बन रहा है 5 स्टार, ये किस प्रकार से वसूला जाएगा। ये अपन ने पूरी धारा 131 की बात की गई। यदि 31 के अंतर्गत देखें तो जो मांग का नोटिस है 15 दिवस के भीतर कार्रवाई नहीं हुई है, और यदि उसने कोई मांगी गई राशि का भुगतान नहीं किया है, कोई अपील भी नहीं की है, कोई भुगतान करने का अधिकारी से संतुष्ट भी नहीं किया है, तो उसे 5 अनुसूची के तहत उसकी संपत्ति या कुर्की वसूल करने का काम किया जा सकता है। और यदि 3 वर्ष बाद में भी वारंट नहीं जारी किया है, वारंट जारी नहीं किया जा सकता है, और यदि 3 वर्ष बाद में है तो उसका भू राजस्व अधिनियम के तहत उसको वसूला जाएगा। तो ये पूरी इसके अंतर्गत बात की गई है। नेक्स्ट देखो, वारंट का निष्पादन करने वाला के लिए बलपूर्वक प्रवेश, धारा 132 बलपूर्वक प्रवेश। अब देखो, वारंट जारी कर दिया, धीरे धीरे मांग का नोटिस, फिर वारंट जारी करने की बात आ गई, अब इसके अंतर्गत बलपूर्वक प्रवेश करने की बात आ गई। देखो धीरे धीरे इसके अंतर्गत आगे बढ़ रहे हैं, कैसे ये पूरी जो कुर्की की किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, धीरे धीरे की जाती है, ऐसा नहीं कि एकदम पहले दिन ही ऐसा कर लेते हैं। अब देखो, बलपूर्वक फोर्सफुली एंट्री फॉर एग्जीक्यूटिंग वारंट, वारंट कैसे कितनी ताकत दे देता है इसको। ऐसे अधिकारी के लिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिसकी धारा 103 के तहत जारी किया गया वारंट संबोधित या प्रस्तावित किया गया हो, विश्वास करने के लिए युक्त आधार हो, ऐसी भवन या ऐसी संपत्ति जो वारंट के लिए अधीन अधिग्रहणी हो, जो वसूल करने लगी हो। देखो, जो अंडरलाइन कर रखा है वही आपको अंडरलाइन करना है, आपको और लगे तो आप कर सकते हो, पर यह सबसे ज्यादा इसमें से जो जिस्ट है, इसका कलेजा हमने बिल्कुल यहां पर अंडरलाइन करने का प्रयास किया है। यदि वे अपना प्राधिकार और प्रयोजन अधिसूचित करने के लिए प्रवेश करने के लिए संयुक्त रूप से मांग करने के पश्चात यह अन्यथा प्रवेश नहीं कर सकता है। देखो, यदि उसने संयुक्त रूप से कोई मांग करने के पश्चात अन्यथा प्रवेश नहीं कर सकता है, तो वारंट में निर्देशित कुर्की करने, उसने जैसे भाई उसको कह दिया कि ये भाई मांग है, अब उसने मांग भी नहीं चुकाई है, कोई इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब ऐसी स्थिति के अंतर्गत सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच में किसी भी समय पर किसी भवन का बाहर या भीतर का कोई दरवाजा या खिड़की तोड़कर भी खोलना विधिपूर्ण होगा। जैसे सीआईडी के अंतर्गत देखा होगा, कैसे किसी भी दरवाजे को तोड़ करके अंदर घुस जाते हैं, तो ये कार्रवाई भी है तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच के अंतर्गत होगी। यहां से देखो क्वेश्चन बनता है, इसीलिए अपन ने इसको 5 स्टार बना दिया है। चलो नेक्स्ट देखो, अब बात आती है अपन ने ये जो वारंट 5 है, इसकी भी अपन ने एक फोटो ले ली है। वारंट का प्रारूप कैसा है, ये धारा 131 के तहत जो बात अपन ने कर रहे थे उसकी बात है। तामील करने के पश्चात 15 दिवस बीत गए तो अपन उसके लिए कुर्क किया जा सकता है। अब उसके बाद कुर्क 132 के अंतर्गत तो धीरे धीरे अपन ने कौन सी कार्रवाई कर दी है, 132 में तो अपन जो घर के अंतर्गत ही घुस गए हैं, ठीक ना। यदि कोई, ये महिलाओं के लिए देखो, महिला को अपन हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। यदि कोई महिलाओं की बात आती है तब उसे 3 घंटे के लिए उसको नोटिस दिया जाता है, 3 घंटे के लिए नोटिस दिया जाता है। अब भी उसके बाद में नहीं की जाती है, फिर कार्रवाई की जा सकती है। तो कमरे में तब तक प्रवेश नहीं करेगा या उसके दरवाजे को तोड़कर नहीं खुलेगा जब तक उस आशय से 3 घंटे का पहले नोटिस नहीं दे दिया हो, तो ये नोटिस देने की जरूरत है। ऐसी महिलाओं हट जाने का अवसर न दे दिया हो, सबसे पहले ये दिया जाता है।
अब देखो धारा 133 क्या कहती है, वारंट को निष्पादित करने की रीति। किस प्रकार से वारंट निष्पादित होता है, मैनर ऑफ एग्जीक्यूटिंग वारंट। वारंट के अंतर्गत देखो ऐसे किसी अधिकारी की धारा, अभी इसका समराइज देखोगे तो सब चीजें और भी क्लियर आपको पता चल जाएगी। 131 के अधीन जारी किए गए वारंट व्यतिक्रमी के रूप में नामित व्यक्ति, व्यतिक्रमी जो डिफॉल्टर है के नामित व्यक्ति किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का जहां कहीं भी पाई जा रही है, उपधाराओं के दिन कुर्की करना विधिपूर्ण, उसका कुर्की की जा सकती है। अब देखो पर कुर्की किसकी की जाएगी भाई, क्या सबकी कुर्की होगी, नहीं। तो कुर्की करने से पहले उसके अंतर्गत ये चीज देखी जाएगी, देखो किसकी कुर्की नहीं की जा सकती, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो यदि देखो कुछ चीजें आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान की तो कुर्की की जा सकती है, पर रोटी और कपड़ों की या जो उसकी आजीविका है से संबंधित चीजें, उनकी कुर्की नहीं कर सकते। बात सीधी सी यही है। देखो बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र बिस्तर है, भोजन पकाने के बर्तन है, शिल्पियों के औजार हैं, कृषक है तो उसके जो खेती के उपकरण है, बीज पशु है, उपार्जन करने के लिए समर्थन करने के लिए आवश्यक है। जंगम संपत्ति की भी कुर्की अत्यधिक नहीं होगी। जंगम संपत्ति की कुर्की ऐसा नहीं है कि उसका लिमिट से भी ज्यादा कर ले, बात यहाँ पर यह कही गई। तो उन चीजों का अपन कुर्की नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो औजार वगैरह उसके जीवन से बिल्कुल जुड़ी हुई चीजें। अर्थात कुर्क की गई जंगम संपत्ति का मूल्य वारंट के अधीन वसूल रकम के यथाशक्य निकटतम होगा। यदि आप पर 500 रुपए का फाइन है तो आपके 500 रुपए लेने का प्रयास किया जाएगा, जितना भी उसके निकटतम अनुपात के अंतर्गत होगा। यदि ये 504, 5 जितने भी उसके अंतर्गत बिकती है वो उसका निकटतम अनुपात के अंतर्गत लेंगे। और यदि किन्हीं वस्तुओं को कुर्क कर ली गई है और जो धारा 131 की उपधारा 3 द्वारा किसी अधीन वारंट पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की या कोई व्यक्ति के लिए वारंट संबोधित हो, इस राय में कुर्क नहीं की जानी चाहिए, वह तुरंत लौटा दी जाएगी। अब उनको लगता है कि भाई ये 1000 रुपए की चीज ले ली, चीज थी 1000 रुपए की, तो ऐसा नहीं कि पूरा 1000 रुपए ये हजम कर जाएं। तो अपने 500 रुपए हजम किए, इनको जितनी लेनी था ले लिया और 500 रुपए का इसको वापस दे देंगे। परंतु ये इसको वापस मांगता ही नहीं है और 1 साल तक नहीं मांगता है, 1 साल तक नहीं मांगता है तो संपत्ति नगर पालिका की हो जाएगी। ये बात यहां पर कही गई है। देखो अधिकारी जंगम संपत्ति को कुर्क करने पर तुरंत उसकी सूची बनाएगा। एक इसके काम के साथ साथ में क्या बनाएगा, सूची भी बनाएगा। और संपत्ति हटाने के पूर्व कुर्की करने के समय उस व्यक्ति को छठी अनुसूची के अनुरूप लिखित नोटिस देगा। देखो छठी अनुसूची कैसे है, अभी देखो 1 मिनट है ना, ये है आपकी छठी अनुसूची। ये धारा 133 से संबंधित है। षष्ठम अनुसूची 11 सितंबर 2009, ये सब बातें आपके धारा ये भाग 4 के अंतर्गत है, जो भी है ना। तो देखो सदत नहीं करती उक्त संपत्ति बेच दी जाएगी, वारंट निष्पादन करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, ठीक है ना। कुर्क की गई संपत्ति की विशिष्टियों का कथन SS कोठारी, प्रमुख शासन सचिव वगैरह, ये सारे के सारे इसके सिग्नेचर होंगे। तालिका और नोटिस का प्रारूप किस प्रकार से इस प्रकार की तालिका रहेगी, ये इसमें छठम अनुसूची के अंतर्गत दिया हुआ है। अब बात आती है यदि जब संपत्ति स्थावर हो, संपत्ति स्थावर हो, देखो इसकी सूची बनाना, ये सब चीजें इसके अंतर्गत की गई है ना। नेक्स्ट देखो, कुर्की व्यतिक्रमी को किसी भी तरीके से संपत्ति का अंतरण करने या प्रभावित करने से या सभी व्यक्तियों को अंतरण या प्रभार करने का कोई लाभ लेने से प्रतिषेध करते हुए कोई आदेश करके की जाएगी। अब कुर्की है तो उससे सबसे पहले उसको भाई अंतरण करो या उसको ट्रांसफर करो या उसके किसी भी प्रकार का कोई लाभ लेने से प्रतिषेध करते हुए कोई आदेश करके की जाएगी। उससे पहले उससे कहा जाएगा भाई कि भाई देख ले हम इस प्रकार का काम कर रहे हैं, और ऐसा सीधा नहीं करेंगे, ढोल बजा करके करेंगे। आदेश संपत्ति पर या किसी समीप किसी स्थान पर ढोल बजाते हुए या कोई अन्य परंपरागत तरीका है उसको उद्घोषित किया जाएगा। सुनो 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 कि ये बात है, ये इसकी बेचा जा रहा है। आदेश की एक प्रति ऐसी संपत्ति की किसी सहजदर्शी जो आसानी से दिखे, नगर पालिका के कार्यालय में सहजदर्शी भाग पर बिल्कुल जो नोटिस बोर्ड होता है आसानी से दिखे वहां, ऐसा नहीं कि कोई कोने में चिपका दे। और जब संपत्ति राज्य सरकार के राजस्व से संबंधित है तब कलेक्टर के कार्यालय में भी चिपकाई जाएगी। यहां से देखो ये क्वेश्चन अपन ने 3 स्टार नहीं 5 स्टार ही बना दीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्य सरकार से संबंधित है तो कलेक्टर के कार्यालय में, और अदरवाइज नगर पालिका के कार्यालय में ऐसी जो कुर्की की लगाई जाएगी। ऐसी कुर्की के पश्चात किसी नगर पालिका अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना कुर्क की गई संपत्ति या किसी हित के अंतरण जो ट्रांसफर कर रहा है या उससे सर्जित कोई प्रभार कुर्की के अधीन परिवर्तनीय नगर पालिका के समस्त दावों के विरुद्ध शून्य होगा। जो नगर पालिका ने दावे कर दिए हैं वही नगर पालिका के अकॉर्डिंग सारा काम किया जाएगा। ये इसके अंतर्गत लिखा हुआ है। और किसी भी प्रकार का इसमें हस्तांतरण यदि किया हुआ है तो उसके अंतर्गत हस्तांतरण पर रोक रहेगी। अब बात आती है नेक्स्ट धारा 134, कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय। अब भाई कई ऐसी स्थिति होती है कि इसको
ले तो ली अपन ने, कुर्क कर ली, अब इसको बेचा भी जा सकता है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी अटैच इन ए स्पेशल केसेज, ऐसे स्पेशल केसेज कब होंगे? ये आपने एक संपत्ति ली, संपत्ति के अंतर्गत समझ लीजिए कोई रुई का आपने या कुछ ऐसी चीज ले ली जिसको संभालना ही आपके लिए खर्चा ज़्यादा लग रहा हो, खर्चा ज़्यादा लग रहा हो, संभालना उसके लिए खर्चा महंगा पड़ रहा हो, तब आप उसको कहेंगे भाई देख ले हम तो इसको बेचेंगे। ऐसी स्थिति के अंतर्गत वो उसको विशेष मामलों में विक्रय कर सकता है। ये बात यहाँ पर की गई और उसको चेतावनी देंगे कि भाई ये बात है, हम इसको बेचेंगे। और यदि कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल जाता है और 1 वर्ष के भीतर वो मांग कर लेता है तब तो उसको दे दो। और मांग नहीं कर रहा है, बड़ा ही होशियार है नगर पालिका वाले, मांग नहीं करता है तो ये किसकी रह जाएगी? नगर पालिका की रह जाएगी। यहाँ पे ये बात की हुई थी। वैसे देखो, जब अभिगृहित संपत्ति शीघ्र या प्रकृति सहीशील हो, बहुत ही जल्दी खराब होने वाली हो, या वसूल की जाने वाली रकम को मिलाकर उस अभिरक्षा में रखे जाने वाले व्यय उसके मूल्य से अधिक हो, भाई इसका खर्चा इतना आ रहा है, कहीं कहीं किसी गोदाम के अंतर्गत रखा जा रहा है, कोई ऐसी चीज है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसे बेच सकता है ना, उसे नोटिस देकर के व्यक्ति को उसकी संपत्ति को कुर्की की समय थी आशय से नोटिस तुरंत देगा कि भाई ये चीज हमारे खराब हो रही है, अब हमारे बस की बात नहीं है, अब हम बेचेंगे इसको। उसका विक्रय तुरंत किया जाएगा और तदनुसार वारंट से बताई गई रकम की संदाय तुरंत न किया जाए तो रकम के बराबर प्रतिभूति न दी जाए तो उसका विक्रय कर देगा। यदि कह देंगे भाई इतना पैसा दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो अब हम तो इसको बेचेंगे। अब यदि उपधारा 2 के दिन संपत्ति का विक्रय तुरंत न कर दिया जाए तो कुर्क की गई संपत्ति या उसके पर्याप्त भाग जब तक नोटिस वारंट या कुर्क की संपत्ति के निरोध के आनुषंगिक समस्त खर्चों के लिए व्यतिक्रमी जो डिफाल्टर द्वारा देय राशि संदत न कर दी गई हो तो राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आदेशों के अधीन लोक नीलामी का विक्रय किया जाएगा। यदि वो पैसे नहीं दे रहा है डिफाल्टर, तब लोक नीलामी उसका विक्रय किया जाएगा और आगम या उसका एक ऐसा भाग जो अपेक्षित हो देय राशि और यथापूर्वक ऐसे समस्त आनुषंगिक खर्चों के उन्मोचन के लिए उपयोग होगा। और भी इसके अंतर्गत जो उसके संभालने में भी जो खर्चे हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल करके ये देंगे भाई, अपने खुद ये खर्चे कितने एक दिन देंगे। अब बात आती है अधिशेष, एक्स्ट्रा पैसा आ गया, आपने तो बेची चीज थी 500 का था, आपने 1000 रुपये में बेची, 500 रुपये आपके पास में एक्स्ट्रा है तो तुरंत नगरपालिका निधि में जमा किया जाएगा जिसके कब्जे के लिए संपत्ति कुर्की के समय थी। देखो तुरंत तो वही जमा कर देंगे, ऐसी जमा नोटिस दिया जाएगा। किंतु यदि उस उपधारा के अधीन दिए गए नोटिस की तारीख से 1 वर्ष के भीतर नगरपालिका को लिखित आवेदन देकर उसके लिए दावा नहीं किया जाए तो व्यक्ति को उसका प्रतिदाय कर दिया जाएगा, तो उसको व्यक्ति को उसका प्रतिदाय कर दिया जाएगा। ऐसी कोई राशि जिस यदि वो दावा कर देता है तब तो उसको दे देंगे रकम, जिसके लिए नोटिस की तारीख के 1 वर्ष के भीतर कोई दावा नहीं किया है, उसने कोई क्लेम नहीं किया है तो नगरपालिका की वो संपत्ति हो जाएगी। ये धारा 134 के अंतर्गत इतनी सारी बातें कही हुई। भाई कोई कुर्क संपत्ति कर ली है और विशेष मामलों में उसको विक्रय कर सकते हैं। अब यदि संभाल करके रख रहे हैं और उसका व्यय ज्यादा आ रहा है तब उसे पहले चेतावनी देंगे और जो चीज बेच दी गई है उसके अंतर्गत अधिशेष कुछ एक्स्ट्रा है 1 वर्ष के अंतर्गत यदि वो उसका दावा कर देता है तो उसको पैसे दे देंगे, नहीं दावा करता है तो संपत्ति नगरपालिका की हो जाएगी। अब देखो, अब आगे की धारा छोटी है, डरना नहीं आपको। नगरपालिका के बाहर कुर्की और विक्रय धारा 135 के अंतर्गत दिया, अटैचमेंट एंड सेल आउटसाइड द म्युनिसिपल। अब देखो बात कर रहे हैं ये नगरपालिका का एरिया है, अब अपन बात कर रहे हैं यदि इस एरिया यहां पर आ रहा है किसी दूसरी नगरपालिका के अंतर्गत या ये बाहर ही है, ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो नगरपालिका का अधिकारी है, नगरपालिका का अधिकारी या यदि इसके अंतर्गत कोई तहसीलदार लगता है तो तहसीलदार इस कुर्की की विक्रय राशि को वसूल करेगा। बस बात इतनी सी है। देखो, जहां वारंट का निष्पादन नगरपालिका के बाहर किया जाना हो, वारंट जारी करने का वाला प्राधिकृत प्रशासन द्वारा उस अधिकारी को वारंट संबोधित किया जाएगा, जैसे नगरपालिका अधिकारी हो चाहे उसका तहसीलदार हो या उनके द्वारा कोई ऑथराइज्ड व्यक्ति हो, संपत्ति का विक्रय का निर्देश दे सकेगा। और ऐसा मामला ऐसे अधिकारी के लिए संपत्ति को विक्रय करना और विक्रय संबंधी समस्त आनुषंगिक कार्य जो उसके तर्कसंगत कार्य करने विधिपूर्ण होगा। और जो पूर्वगामी उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसा अधिकारी उसके वसूली गई समस्त खर्चे घटाने के पश्चात वारंट के अधीन वसूल की गई रकम वारंट से जारी करने के प्राधिकारी पत्र को जारी देगा और उसका निपटारा 100 अधीन के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। देखो, इसमें बात यदि अपन 135 की कहें तो सबसे मुख्य चीज यही है कि नगरपालिका अधिकारी द्वारा या ये बाहर की सीमा है तो उसके जो कोई तहसीलदार है उसके द्वारा इस प्रकार की कुर्की की जाएगी और विक्री की राशि को वसूला जाएगा। ठीक ना, और भी कोई खर्चा होता है तो उसको भी खर्चे को घटा दिया जाएगा। ये इसके अंतर्गत मुख्यतः चीजें कही गई। अब धाराएं बहुत ही छोटी है,
अब देखो बात आती है धारा 136 की। उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्रवाई की जाएगी जो नगर पालिका छोड़ने वाले हैं। समरी प्रोसेसिंग में टू बी टेकन अगेंस्ट पर्सन अबाउट लीव टू म्यूनिसिपलिटी। यदि जैसे विजय माल्या टाइप के लोग हैं, अब वो क्या कर रहे हैं कि भागने की तैयारी कर रहे हैं। अब नगर पालिका को पता चल गया है और ये राशि नहीं चुकाना चाहता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत आप क्या करोगे, तुरंत ही उसे कुर्की के लिए कार्रवाई कर दोगे कि भाई हमें इसको कुर्क करना चाहते हैं, कुर्क की कार्रवाई करना चाहते हैं। बिना नोटिस दिए भी इस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। बस इसमें मुख्य बात यही है। फिर भी आप देखो लाइनों को आपको पढ़ोगे, पढ़ने से बहुत सारी चीजें क्लियर होता है। और अभी आपके पास में टाइम है, इतने इस प्रकार से पढ़ रहे हैं कि आपका अभी भी देखोगे तो 70 से 80% चीजें इस अक्टूबर के अंतर्गत हो गई। 80% के आसपास, 20% के आसपास मामला रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 नवंबर को कंप्लीट हो जाएगा। यदि नगरपालिका पास किसी भी समय यह विश्वास करने का कारण हो कि उस व्यक्ति को उसके इस अध्याय के उपबंधों के अधीन वसूलिए कोई राशि सौद्य है जो देने योग्य है, सौद्य होने वाली है, नगरपालिका क्षेत्र में अपने आप को हटाने वाला है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी सौद्य राशि जो लेने योग्य है, सौद्य होने वाली राशि व्यक्ति को बिल प्रस्तुत करेगा कि भाई आप ये हमें 500 रुपये दे दीजिए। तुरंत समुदाय की मांग कर सकेगा। ठीक है, मांग कर दी, चलो ठीक है। यदि उक्त राशि ऐसा बिल प्रस्तुत किए जाने पर उस सौद्य राशि या सौद्य होने वाली राशि के तुरंत सदाई न कर सके, तुरंत पैसा नहीं दे सके, तो व्यतिक्रमी जो डिफॉल्टर है कि जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति जो मूवेबल और अनमूवेबल, ठीक ना, स्थावर और जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय का उद्गणय होगा जो उससे वसूला जा सकता है। सिवाय कब व्यतिक्रमी को मांग के नोटिस तामील कराना आवश्यक नहीं है। इसमें मांग का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। यहां पर आप 7 स्टार या 5 स्टार लगा सकते हो, इसको मांग का नोटिस देने की जरूरत नहीं है। और कुर्की तथा विक्रय के लिए वारंट अविलंब जारी कर निष्पादित किया जाएगा। ये मुख्यतः अपने धारा इसके अंतर्गत आई। अब बिल्कुल छोटी छोटी सी जो धारा 125 के अंतर्गत व्यावर्तियां थी और धारा 137 के अंतर्गत भी व्यावर्तियां हैं। अब कब इस प्रकार की व्यावर्तियां हैं, कब ये सेविंग्स की बात कर रहे हैं भाई? यदि कोई व्यावर्तियां कोई गलती हो गई है, ये क्या हो गई है, गलती हो गई है, जैसे लिखना तो था रामलाल और लिख दिया राम सिंह, तो ऐसा नहीं है कि आप इस कर्मचारी के जो अपने टैक्सेशन लगे हुए हैं वो उसके समाप्त हो जाएंगे, समाप्त नहीं होंगे। पहली बात तो ये है। और यदि आपने रामलाल की जगह रामलाल सिंह लगा दिया तो ऐसा नहीं कि आप पर भी कार्रवाई हो जाएंगी, आप नगरपालिका के अंतर्गत ये हो, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक ना, तो यही चीज यहां पर लिखी हुई। बिल, मांग का नोटिस, वारंट, सूची तत्संबंधी अन्य कार्रवाइयों की कोई किसी भी गलती या त्रुटि, गलती देखो पेन मिस्टेक हो जाती है, प्रारूप के अभाव में के कारण इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कुर्की या विक्रय की विधि के विरुद्ध नहीं समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको विक्रय रोक दे, और न ही ऐसा करने वाला व्यक्ति अत्याचारी समझा जाएगा, न ही उसको जो काम किया है कि भाई वो अपने इसके लिए सारा उत्तरदायी है, गलती हो जाती है ना। नेक्स्ट धारा 138 कहती है समस्त संदायों जो पेमेंट है के लिए रसीद का दिया जाना, रिसिप्ट टू बी गिवन पेमेंट। देखो ये तो सब जगह, आप स्कूल में फीस भरवाने जाओगे तो भी आपको रसीद दी जाती है, आपने पैसे किए हैं तो आपको रसीद दी जाएगी। बस यही बात कह रहा है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं छिपा हुआ है। देखो यही बात कह रहा है, बस सिर्फ इतनी सी बात है। तो रकम है उसके लिए रसीद निवेदित की जाएगी, बस जिसका मद व सदत उसने जितने पैसे उसने चुकाए उसकी बात रसीद देगा। रसीद देना तो जरूरी है ही। अब बात कर रहा है धारा 139 की, वाद लाने की अनुकूल शक्ति, अल्टरनेटिव पावर ऑफ जो ब्रिंगिंग शूट। अब ये बात यहां पर ये कह रहा है कि आपने क्रय विक्रय करने की बातें कर दी, खूब कर दी, ठीक नहीं, संपत्ति भी नहीं मिली। अब उसके कुछ पैसा ऐसा है जो इधर उधर से कहीं है, तो आप उसका केस भी फाइल कर सकते हो, अपने जो कोर्ट के अंतर्गत भी जा सकते हो, न्यायालय में के अंतर्गत वाद लाया जा सकता है। बस इतना सही है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी कुर्की और विक्रय द्वारा कार्रवाई करने के बजाय उसके द्वारा मांग की पूर्णतः या अंशतः वसूली किए जाने पर विफल रहने की दशा में सदाई जो पेमेंट है, दायी व्यक्ति जो उत्तरदायी व्यक्ति है, उसकी अधिकारिता रखने के लिए सक्षम न्यायालय के अंतर्गत वाद कर सकता है। यह बात यहां पर कही गई है। नेक्स्ट देखो जो धारा 140 क्या कहती है, करों के लिए भूमि भवन आदि पर दायित्व है। देखो लाइबिलिटी ऑफ लैंड, लाइबिलिटी ऑफ लैंड और जो बिल्डिंग ईटीसी टैक्सेस, जो करों के लिए जो भूमि और भवन आदि का दायित्व है भाई होगा किसका, जो उसमें उसका जो मुख्य अधिकार है उसी का ही तो होगा, जो प्राथमिक रूप से उसके लिए उत्तरदायी है उसी का ही होगा। भूमि या भवनों पर अधिरोपित किसी भी कर के मद सौद्य समस्त जो देने योग्य समस्त राशियां राज्य सरकार के को सौद्य भू राजस्व जो भू राजस्व यदि कोई हो कि पूर्व सदाय जो पेमेंट करना है अधिदिन रहते हुए ऐसे भवन या भूमि जिसके संबंध में ऐसा कर उद्गरणीय जो वसूल करने योग्य, उद्गरणीय का मतलब क्या होता है, वसूल करने योग्य,
ऐसी जंगम संपत्ति जो इमूवेबल है, स्थायी संपत्तियां यदि कोई हो तो ऐसे भवन या भूमि उस पर पाई जाए जो ऐसे कर के लिए दायी व्यक्ति को प्रथम प्रभारी होगा। जो सबसे पहले, देखो यहां हमने 5 स्टार लगा दिया इसको। अब 5 स्टार क्यों है? जो उसका लिए उत्तरदायी है वही तो देगा, उसका उसी को दी जाने की। परंतु यदि कोई बकाया है, देखो परंतु कहते हैं यहां पर क्वेश्चन बन जाता है, सीधे ही हमेशा ये ध्यान रखो। परंतु कोई बकाया है तो किसी अधिभोगी से जो स्वामी नहीं है वसूल नहीं की जाएगी। भाई आज अपन ने किसी का, आपने भूमि या भवन है या कोई चीज ऐसी चीज है तो आपने क्या किया, इसको बेच दिया और 1 वर्ष पहले का मामला है, 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया। अब ऐसी स्थिति के अंतर्गत आपने ले लिया है और ये पुराना मामला है तो आप इसके अंतर्गत उत्तरदायी नहीं होगा, ये पुराना ही उत्तरदायी रहेगा। 1 वर्ष से अधिक समय है तो ऐसी अवधि के लिए अधिभोगी या अधिभोग नहीं था सोध्य नहीं रहेगा, ऐसा इसके लिए देना जरूरी नहीं रहेगा। ये नगर पालिका से ऐसी अपेक्षा की जाती है। देखो मुश्किल से अपने 20 मिनट के अंतर्गत 10 धाराओं को देख लिया, पिछले जो रिवीजन है 10 मिनट के अंतर्गत कर लिया, इतना बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगा। अब देखो इसको जो रिवीजन है, इस रिकॉल को अपन 10 मिनट के अंतर्गत ही करेंगे। ये बहुत ही कम समय के अंतर्गत इतनी सारी चीजें हैं, ये मात्र पीपीटी के द्वारा ही ऐसी संभव हो सकती है, बाकी सब जगह आपके अंतर्गत ज्यादा टाइम खराब हो जाता है। देखो जो धारा 131 है वो कहती है किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकेगा। सीधी सी बात है। अब आपने क्या किया, देखो शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं। मांग नोटिस जारी किया, मांग नोटिस जारी किया और 15 दिन के भीतर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आपने कार्रवाई नहीं हुई, आपने क्या किया कि जो मांगी गई राशि है उसका भुगतान भी नहीं किया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। कोई अपील भी आपने नहीं की और कोई कारण भी नहीं बताया। कारण बता दे तब तो ठीक है। अब इस स्थिति के अंतर्गत क्या होगा भाई, वारंट तो जारी होगा। और वारंट कौन से अनुसूची के अंतर्गत एक हुआ, 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग, 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग हो गया। अब बात आती है, यदि इन्होंने अनुसूची के अकॉर्डिंग कर दिया और 3 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष तक इन्होंने कार्रवाई नहीं की, ढीले बैठे हैं, तब अब उसके अकॉर्डिंग उसको वारंट जारी नहीं होगा। और 3 वर्ष पश्चात में क्या उस भूमि से वसूला नहीं जाएगा? वसूला तो जाएगा, पर वसूला जाएगा भू राजस्व अधिनियम के द्वारा, भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत, भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उसको कर को वसूला जाएगा। कौन वसूलेगा? या तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी या फिर तहसीलदार। ये अपन ने इसका पूरा समराइज नोट्स हो गए। अब बात आती है नेक्स्ट धारा 132, फोर्सफुली एंट्री ऑफ एग्जीक्यूटिंग वारंटी, वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश। अब बलपूर्वक प्रवेश कब किया जाएगा? तो भाई सूर्योदय व सूर्यास्त के मध्य, सूर्योदय व कब किया जाएगा ये तो पता ही है, वो उसने देने से मना कर दिया। सूर्योदय व सूर्यास्त के मध्य। कौन इसमें देगा? कोई भी इसका जो उच्चाधिकारी होगा वो कहेगा कि भाई आप इसके अंतर्गत इस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हो। परंतु ये मामला यदि महिला से संबंधित है, देखो ये इसके शॉर्ट हो रहे हैं, यदि महिला से संबंधित है, इतनी सी बात लिख दी तो 3 घंटे पूर्व उसको क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। बस ये इसके अंतर्गत लिखा हुआ है। ये इसके की नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं। नेक्स्ट देखो धारा 133 क्या कहती है? वारंट को निष्पादित करने की रीति क्या होगी, किस प्रकार से ये निष्पादित किया जाएगा। अब निष्पादित करने के लिए देखो सबसे पहले तो इसके अंतर्गत कोई भी जंगम और हो या स्थावर संपत्ति हो, कोई मूवेबल या इमूवेबल किसी प्रकार की संपत्ति हो। अब संपत्ति कहीं पे भी हो, जहां कहीं पे भी हो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी और उसकी जो कुर्की की जाएगी, कहीं भी हो उसकी कुर्की की जा सकती है, उसकी नीलामी की जा सकती है। परंतु कुर्क नहीं होंगे भाई। कोई कपड़े हैं, ठीक नहीं, बिस्तर है, कोई खाने का सामान है, खाने के बर्तन है, यदि कोई किसान डिफॉल्टर है तो किसान का बीज है, उसके हल वगैरह है जिससे वो कुछ कमा के खा रहा है। और यदि उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का हस्तांतरण है उस पर रोक लग जाएगी और कुर्की की घोषणा करवाई जाती है। ये धारा 133 के अंतर्गत है। अब बात आती है धारा 134 क्या कहती है? कुर्क की गई संपत्ति के विशेष मामलों में विक्रय। अब भाई इस संपत्ति को तो हम रख लिया और संपत्ति क्या आ रहा है, इसका खर्चा ज़्यादा आ रहा है, इसका व्यय ज़्यादा है, सीधे से इतना शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत आ जाएगा, व्यय ज़्यादा है, ठीक नहीं, व्यय ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में उसको सबसे पहले तो अपन क्या देंगे? चेतावनी देंगे। अब उसने ले लिया तो ठीक है। यदि एक्स्ट्रा राशि है, अधिक राशि है, चेतावनी के बाद में करेंगे। अधिक राशि है
तब अपन उसको 1 वर्ष के भीतर यदि वो मांग कर दावा कर देता है तो ठीक है, और 1 वर्ष के भीतर दावा नहीं करता है तो वो संपत्ति मुख्य अपने नगर पालिका की रह जाएगी। नेक्स्ट देखो 135 क्या कहती है, नगर पालिका के बाहर की कुर्की का विक्रय। अब इसमें कौन करेगा भाई, नगर पालिका के, ये नगर पालिका आपकी है, अब इसके बाहर की भूमि है या किसी अन्य नगर पालिका की है, तो इसके अंतर्गत एक तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी या फिर तहसीलदार इसके विक्रय करेगा। बस इसके अंतर्गत सिर्फ इतनी सी बात है। उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्रवाई की जा सकेगी जो नगर पालिका छोड़ने वाले हैं। कोई भी फॉरेन चला जाए, ठीक ना, अभी बताया था विजय माल्या की तरह, ऐसी स्थिति के अंतर्गत छोड़ने वाला है तो उसे सबसे पहले बिल देंगे कि भाई आपका ये बिल है, ठीक नहीं। अब बिल उसने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो तुरंत ही उस पर कुर्की का कार्रवाई कर देंगे, कुर्की करने की, या फिर उसका विक्रय बेचानामा हो सकता है, ठीक ना। इस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। उसमें नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यतः चीज़ क्या है 136 में, नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, देने की आवश्यकता नहीं है भाई। ये यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। ये बात आ गई 136 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखो 137 के अंतर्गत व्यावर्तियाँ। अब बात आती है अपने 137 के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई। कुर्की की कार्रवाई यदि कोई गलती हो जाए, उसके अंतर्गत लिखने के अंतर्गत कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत भी उसको कुर्की तो होगी है ना। और इसमें कोई कर्मचारी है जो दोषी नहीं रहेगा, कर्मचारी दोषी नहीं रहेगा। कोई गलती के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि उसको दोष दिया जाए। अब देखो, और ठीक ना, ये अपन ने क्या लिख दिया, समस्त भाइयों लिख दिया, समस्त संदायों, समस्त यहाँ लिखना था संदायों के लिए रसीद का दिया जाना, समस्त संदायों के लिए रसीद का देना। ये इसका मतलब सभी किसी भी चीज़ के लिए क्या देनी पड़ेगी, रसीद देनी पड़ेगी। ये इसका शॉर्ट नोट्स है और इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट धारा 139 वाद लाने की अनुकल्पित शक्ति, अल्टरनेटिव पावर ऑफ ब्रिंगिंग शूट। यदि देखो आपने कुर्की करने का प्रयास किया है, कुर्की करने का प्रयास किया, विक्रय करने का प्रयास किया, फिर भी उसके पैसे नहीं चुका पाया या नहीं चुका पा रहा है, तो आप कोर्ट के अंतर्गत भी केस कर सकते हो। कोर्ट केस भी किया जा सकता है, न्यायालय के अंतर्गत भी जाया जा सकता है, नगर पालिका जा सकती है। धारा 140 क्या कहती है, करों के लिए भूमि भवन आदि पर दायित्व। अब दायित्व किसका होगा, जो प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। एक ही शब्द के अंतर्गत कहें तो क्या होगा, प्राथमिक रूप से जो उत्तरदायी है, जो उत्तरदायी है। तो ये इसके शॉर्ट नोट्स हो गए। अपने देखो पिछली जो 10 धाराएं थी 10 मिनट में पढ़ी, फिर 20 धाराओं के अंतर्गत पूरे एक्ट के द्वारा पढ़ा और 10 मिनट के अंतर्गत रिवीजन हो गया। अब देखो नेक्स्ट इसके एमसीक्यू निकालोगे तो आपकी पूरी वूल तैयारी होती है, किस प्रकार से इसको पकड़ना है, कैसे इसके क्वेश्चन आएंगे, ये चीज देखो आपको पता चलेगी। अब बात आती है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत नगरपालिका प्रत्येक वसूली पर रसीद जारी करेगी। अभी अपन ने बात की थी, रसीद किसके अंतर्गत जारी की जाएगी, तो अपने धारा 138 के तहत आएगी, ठीक है ना। देखो इसमें अभी अपन ने आपको रिवीजन के अंतर्गत बताया था, ये धारा आ रही है 138, समस्त संदायों के लिए रसीद का जारी किया जाना। तो ये 138 के अंतर्गत आ गई, रसीद की बात आ गई। अब यदि 135 क्या कहती है, ये भी आपको साथ साथ में रिवीजन के अंतर्गत देख लीजिए। नगरपालिका के जो बाहर, नगरपालिका के सीमा के जो बाहर जो कुर्की और विक्रय की बात कर रहे हैं, कुर्की और विक्रय की बात कर रहे हैं। धारा 140 किससे बता रही है, जो लास्ट वाली थी, करों के लिए जो भूमि या भवन है उस पर दायित्व किसका रहेगा, जो प्राथमिक दायित्व करता है उसका रहेगा। और धारा जो 139 है, इसमें यदि आवश्यकता हो तो वाद भी लाया जा सकता है, उसको न्यायालय के अंतर्गत भी जा सकता है, यदि इसने चुकाया नहीं तो। इसके अंतर्गत ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 136, देखो इसमें साथ साथ में लिख रहे हैं, उन व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा सकेगी जो नगरपालिका छोड़ने ही वाले हों। उनको पहले नोटिस दिया जाएगा, कितने दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, तो इसमें नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 133 क्या कह रही है, वारंट को निष्पादित करने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकती। शिल्पकर्मी के औजार नहीं किए जाएंगे, किसान के पशु बीज नहीं किए जाएंगे, कपड़े और बिस्तर वगैरह नहीं किए जाएंगे। तो सभी क्या है, संगत है। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 131 के अंतर्गत वारंट की कौन सी अनुसूची में जारी किया जाएगा। तो अपन ने अभी तक देखा टोटल इसमें 6 अनुसूचियां हैं, तो इसमें कौन सी अनुसूची के अंतर्गत किया जाएगा, तो ये 5 के अंतर्गत किया जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा इसके अंतर्गत। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है, 44 मिनट के अंतर्गत ये अपन ने सारी बातें कर ली है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और खूब अच्छे से कल सभी के सभी टेस्ट दें। जितने लोग टेस्ट देंगे वही आपको पार लगाएगा, यही आपकी नैया इससे पार हो जाएगी। थैंक्स ए लॉट।